नमस्कार, आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। एपीएन के लोकप्रिय प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम अवैध ड्रग्स से जुड़े कारोबार और उससे संबंधित कानून की बात करेंगे। नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट यानी एनडीपीएस एक्ट 1985 और एनडीपीएस एक्ट 1988 दो मुख्य कानून हैं जो भारत में ड्रग संबंधी मामलों में लागू होते हैं। इस कानून के मुताबिक नार्कोटिक ड्रग्स या फिर किसी भी नियंत्रित केमिकल या साइकोट्रोपिक पदार्थ का उत्पादन, पोजीशन, बिक्री, खरीदी, व्यापार, आयात, निर्यात और इस्तेमाल किया जाना प्रतिबंधित है। सिर्फ मेडिकल या वैज्ञानिक कारणों से विशेष मंजूरियों के बाद यह संभव हो सकता है। प्रतिबंध को तोड़ने वाले व्यक्ति के खिलाफ सर्च, कुर्की और गिरफ्तारी का अधिकार भी एनडीपीएस एक्ट देता है। जांच एजेंसी ऐसे मामले में निजी या सार्वजनिक स्थानों पर कार्रवाई कर सकती है। भारत के संविधान में आर्टिकल 47 के तहत भी राज्य को ड्रग्स नियंत्रण रोकथाम के लिए शक्ति मिली है। ड्रग्स के नियंत्रण के लिए 3 श्रेणियों में ड्रग्स की चर्चा वर्तमान कानून में है। एक एलएसडी, मेथ जैसे साइकोट्रोपिक पदार्थों की श्रेणी है। दूसरी चरस, गांजे, अफीम जैसी नार्कोटिक ड्रग्स की श्रेणी है। तीसरी श्रेणी मिश्रण वाले केमिकल पदार्थों की है जिसे कंट्रोल्ड सब्सटेंस कहते हैं। तो ये तो बेसिक जानकारी थी, बुनियादी जानकारी थी। ड्रग्स एक्ट से जुड़े कानूनी पहलुओं की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता कपिल मदान। जी हां, कपिल जी आपको ड्रग्स एक्ट से जुड़े तमाम पहलुओं पर जानकारी देंगे। तो कपिल जी, स्वागत है आपका। अगर आपका ड्रग्स एक्ट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप हमसे फोन कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। तो क्या है एंटी ड्रग कानून? कानूनी सहायता के लिए आप डायल करें, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो कपिल जी, सबसे पहले यही जानना चाहूंगा कि एंटी ड्रग्स कानून या एनडीपीएस एक्ट ये है क्या सर? तो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसकी पहले हिस्ट्री बताना चाहूंगा जी। पहले जो कि ये हमारा नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट ऑफ 1985 है सर। इससे पहले हमारे कानून के अंदर प्रावधान था द ओपीएम एक्ट ऑफ 1857, द ओपीएम एक्ट ऑफ 1878, द डेंजरस एक्ट ऑफ 1930। तो जब ये एक्ट लाया गया 1985 में, ये एक विचारधारा थी कि हमें एक कोहेसिव एक्ट चाहिए, एक बड़ा डिटेल्ड एक्ट चाहिए जिसमें सारे के सारे प्रावधान एक जगह पे हो। तो एक कंसोलिडेट करके ये एक्ट बनाया गया। जैसे कि आपने जब शो की शुरुआत हुई थी, आपने अपने दर्शकों को बताया ये एक्ट में बेसिकली 3 श्रेणी के अंदर चीजों को डाला गया है। पहली है नार्कोटिक सब्सटेंस, जैसे कि चरस, गांजा, कैनबिस। सर आप अपनी बात जरूर पूरी करिएगा और ये हिस्ट्री भी समझाइएगा, लेकिन कुछ दर्शक है सर जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी फोन कॉल देना जरूरी हो जाता है। अजय कुमार पांडे हमारे साथ गोंडा से जुड़ रहे हैं। अजय जी, स्वागत है आपका। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? जी, पूछना सर ये चाहते हैं कि सर मेरी बात अगर रिकॉर्डर अगर आपके पास होगा तो रिकॉर्ड भी कर लीजिएगा। सर हमारी बात सुन रहे हैं? सर बोलिए, क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। जब 17 सन में माननीय योगी द्वारा 1 लाख रुपया किसी माफी आई थी सर केसीसी का, तो हमारे पिताजी के नाम से इलाहाबाद बैंक शाखा जोतहा से केसीसी बना था सर। 1 लाख रुपया हमारे पिताजी के नाम माफी आया। उस समय हमारे पिताजी के पैर में चोट लगा था, वो ब्रांच पर ज्यादा आ नहीं जा सकते थे, इसलिए हमको भेजा करते थे। हम महोदय से कहा मेरा 3 लाख कुछ हजार था सर, तो 1 लाख जब माफ होगा तो 2,38,00,000 या 37,000 ऐसे पैसा बचा। हम अपनी पूरी जानकारी प्रबंधक महोदय को दिया तो उन्होंने मुझे ये उत्तर दिया कि आज हमारे पास समय नहीं है, कल आकर मुझसे मिलना। जब सर मैं कल गया उनसे मिलने तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि बची हुई रकम जो है आपकी हम माफी में करवा देंगे,
और हमको इतना पैसा दे दो, हम ऊपर से माफी आ रही है, हम आपको पूरा पैसा, पिताजी की तबीयत भी तुम्हारे गड़बड़ है सर, हमने पैसा उनको दे दिया, उनके मताहत द्वारा पैसा उनको पहुंचा दिया। उसके बाद में जब कुछ दिन बीता, हमारे पैर में सब चोट लग गया, 6 महीने हम ब्रांच से संपर्क नहीं कर सके। उसके बाद हमने जब ब्रांच पर गया, हम कहा सर ये बताइए कि हमारा माफ होने के बजाय रिन्यूअल तो जरूर कर दिए हो, लेकिन 3 लाख बजाय 97,000 रुपया हमारे खाते में कैसे आ गया सर? 2,38,000 कहाँ चला गया? लेकिन बेटा ऐसा है, अभी हम ऊपर से बात नहीं कर पाए हैं, और जब हो जाएगा तुम्हारा ये भी माफ करा देंगे। ये मुझे गुमराह करते चले गए। उसके बाद 10 दिन बीतता गया, मैं इनसे संपर्क तेज करता गया। ये मुझसे मेरा आधार कार्ड लेकर के, अंगूठा दस्तखत लगवा करके, कहीं किसी भी गारंटी के बिना 1.5 लाख रुपया आपके नाम हो जाएगा, और इसमें से भी हमको दे दो, ये भी पेन तुम्हारा खत्म कर देंगे। तो उनका सर हम जमा करने की स्थिति में नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, पेन कोई तुम्हारे पास नहीं जाएगा। हम सब वो भी कर दिए। उसके बाद जब महीनावारी सर बंधा किस्त हमारे ऊपर आने लगा, तो कुछ समय बाद जब महोदय से फिर पूछा कि महोदय ये क्या तुमने किया, हम हमारे पास कोई दुकान। ठीक है, तो वकील साहब आप अगर समझ पाए हो तो कुछ अपनी तरफ से राय देना चाहेंगे, कोई सुझाव? देखिए इनकी आवाज मुझे बहुत ज्यादा क्लियर नहीं आई, लेकिन मैं जितना समझ पाया इनकी बात से कि आई थिंक इनको इनके कहीं से पैसे आने चाहिए थे और किसी अधिकारी को उन्होंने पैसे दिए, मैं इतना ही सुन पाया। मैं इनकी बात पूरी क्लियर नहीं हो पाई, लेकिन मुझे कोई भी इनकी बात ऐसी नहीं सुनाई दी जो कि एनडीपीएस एक्ट के संदर्भ की थी। मे बी आवाज क्लियर नहीं थी, या मेरे को अगर रिपीट कर दे इनका इशू, अगर कोई एनडीपीएस का है तो मैं इनकी हेल्प करना चाहूंगा। अदरवाइज अगर इनका सिर्फ जो मैं समझ पाया, तो अगर इनका सिर्फ ठीक है सर, तो दोबारा उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे अगर वो फिर से हमारे साथ जुड़ते हैं। लेकिन सर आप बता रहे थे कि क्या हिस्ट्री है असल में इसकी, वो थोड़ा सा कंप्लीट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। जी जी जी, तो मैंने जैसे कि आपको बताया, मैंने आपको हिस्ट्री बताई, और मैंने आपको ये भी बताया, मैं इनफैक्ट बताने जा रहा था कि 3 श्रेणियों के अंदर ड्रग्स को रखा गया है। पहली श्रेणी है नारकोटिक्स। तो नारकोटिक्स परिभाषा एक्ट के अंदर दी गई है, दी गई है, कोका दी गई है, हैश, ये सब कैनबिस की कैटेगरी में आता है सर। दूसरी जो श्रेणी है वो श्रेणी है साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। तो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस बेसिकली कोई भी ऐसी चीज होती है जो आपके दिमाग में साइकोसिस क्रिएट कर देती है। एक दिमाग में आपका जो कंट्रोल होता है वो आपको एक स्टेट ऑफ साइकोसिस के अंदर ले जाता है। तो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का एज सच कोई डेफिनेशन एक्ट के अंदर नहीं है, लेकिन एक्ट के अंदर एक शेड्यूल दिया गया है। शेड्यूल के अंदर जो से भी साइकोट्रोपिक है उसकी डिटेल नाम वहां पे दी गई है सर। तीसरी श्रेणी है कंट्रोल्ड सब्सटेंस की। तो कंट्रोल्ड सब्सटेंस वो होते हैं सर जो ना ही साइकोट्रोपिक में है और ना ही नार्कोटिक्स में है, लेकिन वो इन दोनों की मैन्युफैक्चरिंग में यूज किए जा सकते हैं। तो वो जो तीसरी श्रेणी है सर, वो कंट्रोल्ड सब्सटेंस की श्रेणी है, जहां पे सरकार और ये जो अथॉरिटीज है, अथॉरिटीज की ये एक समझ होती है कि इसका ये पर्टिकुलर जो सब्सटेंस है, पदार्थ है, इसका दुरुपयोग हो सकता है नार्कोटिक साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की प्रोडक्शन में। तो ये बेसिकली 3 तरीके की श्रेणियां हैं। अगर आप एक्ट को फर्दर देखेंगे तो जो सेक्शन 8 है एक्ट का, तो ये प्रोहिबिट करता है कि आप किसी भी तरीके का नार्कोटिक या साइकोट्रोपिक या कंट्रोल सब्सटेंस प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर, सेल, परचेज, ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउस, यूज, कंज्यूम, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, import into India, export from India, or transship of any narcotic drug or psychotropic substance। अगर आप ये इस श्रेणी में सेक्शन 8 की श्रेणी में बताई गई चीजों का अगर आप उल्लंघन करते हैं तो वो एक
पनिशेबल ऑफेंस है। आपको ये भी देखना है सर कि मान लीजिए कि कोई किसी ने ऑफेंस कमिट कर दिया तो सजा का क्या प्रावधान है। तो सजा की भी सर 3 श्रेणियां एक्ट के अंदर है। एक है जो कि स्मॉल क्वांटिटी के बारे में बात करता है, जो कि ये माना जाता है कि ये बहुत ज्यादा गंभीर मुकदमा नहीं है, ये बहुत हीनियस ऑफेंस नहीं है, उसमें 1 साल तक की सजा का प्रावधान है। एक श्रेणी है जो ये कही जाती है ये बहुत हीनियस ऑफेंस है, बहुत गंभीर अपराध है, उसकी सजा 20 साल तक मुलजिम को हो सकती है। अगर कोर्ट ने उसको दोषी पाया तो वो 20 साल तक के लिए उसको कोर्ट में जेल की सजा कर सकती है। एक श्रेणी बीच की है जो कि स्मॉल कैटेगरी से ऊपर है लेकिन कमर्शियल कैटेगरी से नीचे है। अगर किसी इंसान ने कोई ऑफेंस कमिट किया जो कि स्मॉल क्वांटिटी से ऊपर है लेकिन कमर्शियल क्वांटिटी से नीचे है तो उसमें अप टू 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। और मैं आपको एक और आपके माध्यम से दर्शकों को एक और बात बता दूं कि जो एनडीपीएस एक्ट है, एनडीपीएस एक्ट में जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये एक प्रोसीजरल एक्ट है, इस एक्ट में ये एक्यूज को किसी भी इंसान के साथ कोई जाति ना हो, कोई भी अथॉरिटी अपनी पावर का मिसयूज ना करे, तो एक जिसको हम अपने लीगल लैंग्वेज में बोलते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। तो इस एक्ट के अंदर सेक्शन 41, 42, 43 जो सेक्शन है वो एज चेक्स एंड बैलेंसेस काम करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सेक्शन 41 क्या कहता है। तो सेक्शन 41 ये कहता है सर, कुछ इस तरीके के मुकदमे होते हैं जहां पे जो अथॉरिटीज होती हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज होती हैं, उनके पास बाहर इंफॉर्मेशन होती है, उनको अपने जो खबरी हैं या जो सीक्रेट इन्फॉर्मर्स हैं उनसे उनको पता लग जाता है कि किसी फलानी जगह पे कोई बंदा आएगा ड्रग्स की डिलीवरी करने, या उनको ये पता लग जाता है कि किसी पर्टिकुलर घर के अंदर कोई ड्रग्स का स्टॉक है, कोई बंदा यहाँ रहता है जो इस तरीके के ड्रग्स का काम करता है, खरीद फरोख्त करता है। तो सर 41 ये बोलता है कि अगर आपको ऐसी किसी जगह पे छापा मारा। ठीक है सर, तो कई चीजें हैं जो आज हम विस्तार से एनडीपीएस एक्ट की समझ रहे हैं और लगातार हमारे साथ बने हुए हैं एडवोकेट कपिल मदान। आप देख रहे हैं लीगल हेल्पलाइन। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपकी कानूनी संबंधी जो जानकारियां हैं, जो दिक्कतें हैं, उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। आप कोई भी सवालात जो आपका है हमारे वकील साहब से पूछ सकते हैं। वैसे आज हम एनडीपीएस एक्ट की बात कर रहे हैं। अगर इससे मुतालिक कोई आपकी जानकारी है जो आप लेना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। मेरे साथ अधिवक्ता कपिल मदान लगातार बने हुए हैं। तो कपिल जी, चरस, गांजे, अफीम जैसी जो नार्कोटिक ड्रग्स हैं, क्या इसको मेडिकल इस्तेमाल के लिए लिया जा सकता है, रखा जा सकता है, और अगर ऐसा है तो फिर से परमिशन कैसे ली जाए? देखिए, जो मेडिसिन या किसी इलाज के लिए जो अगर कोई इसको बंदा कोई इंसान इसको स्टोर करता है तो आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता है, क्योंकि एनडीपीएस रूल 52 और 53 के तहत लिए जाते। तो सिर्फ जो परमिटेड एसेंशियल नार्कोटिक्स हैं, जो ड्रग्स हैं, आप सिर्फ वो भी पदार्थ स्टोर कर सकते हैं, और वो भी आपको, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप उनको भी नहीं कर सकते। आपको लाइसेंस अगर सरकार देती है, उसकी पूरी प्रक्रिया है, उसका फॉर्म जाता है, अथॉरिटी कानून करती है और आपको लाइसेंस दिया जाता है। उसके बाद आप उसको जो भी परमिटेड स्टोर कर सकते जी। और कपिल जी, आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि कौन कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो कि बैन हैं, और क्या गंभीर मामलों में कोर्ट अपने विवेक से ड्रग्स कारोबार में जुड़े दोषी व्यक्ति को मृत्युदंड तक की सजा दे सकती है? देखिए, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहां पे दवाइयों का सवाल है सर, एक दवाई का मिसयूज काफी होता है जो कि कफ सिरप से, तो उसके अंदर एक पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं कोडीन फोस्फेट।
ये कोडीन फॉस्फेट यूजुअली यूज किया जाता है जो कफ सिरप्स बनते हैं। एक मिथाइल मॉर्फिन है, मिथाइल मॉर्फिन का भी इस्तेमाल जिन पेशेंट्स को एनेस्थीसिया की होशी के लिए जो इंजेक्शन बनते हैं उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। जी। एक और पदार्थ है उसको बोलते हैं इथाइल मॉर्फिन। इसका भी ज्यादातर इस्तेमाल हमारी जानकारी में है कि ठीक है, यानी विशेष परिस्थितियों में कुछ इस्तेमाल हो सकता है। कपिल जी, एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ कोटा से, कमलेश कुमार। कमलेश जी, सवाल पूछिए अपना। सर, मेरा सवाल ये था कि मेरे खिलाफ एससीडी द्वारा षड्यंत्र पूर्व साजिश करके और एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान चल रहा है। लगभग दर्ज करेंगे सर ये। ना मेरी कोई डिमांड, ना कोई मैंने पैसे मांगे, ना कोई डिमांड का संवाद। मेरे बिहाफ पे किसी थर्ड आदमी आता है, वो पैसे ले लेता है, वो ले जाता है। ना मेरा कोई रोल है उसमें, ना किसी तरह का कोई रोल नहीं। आप पुलिस महकमे में सर? पुलिस महकमे मैं हूँ सर। पुलिस में ऐसा ही हूँ जी। हाँ, ठीक है। करप्शन एक्ट में ना तो मेरी कोई डिमांड, ना कोई मैंने पैसे मांगे, ना मैंने हाँ वो करी। मतलब किसी तरह का कोई संवाद नहीं है पैसा लेन देन बाबत। तो सर मैं क्या नाम से, मेरे नाम से किसी अन्य ने, जो लोक सेवक नहीं है, उसने मांग लिए होंगे, उसकी रिकॉर्डिंग होगी, उससे हमको मतलब नहीं, अपना कोई रोल नहीं है उसमें सर। ठीक है, तो क्या मैं 482 के तहत जा सकता हूँ सर? ठीक है, मैं जवाब ले लेते हैं। कपिल जी, कमलेश जी हमारे साथ हैं जो एएसआई हैं पुलिस महकमे में, और उनका कहना है कि उनके नाम से एक साजिश रची गई, षड्यंत्र रचा गया और उनके नाम से किसी ने किसी के से पैसे मांगे, उसकी रिकॉर्डिंग भी है। क्या अब ये कोर्ट में जा सकते हैं? देखिए, पहले आपको ये बताना पड़ेगा एएसआई साहब कि क्या इस मुकदमे में जांच शुरू हो गई है, एफआईआर रजिस्टर हो गई है? कमलेश जी, जांच शुरू हो गई है क्या? किसी तरह की एफआईआर हो चुकी है? कमलेश जी, आप हैं? मेरी कोई डिमांड नहीं है, कोई मांग नहीं है, मेरा कोई संवाद नहीं है। नहीं कमलेश जी, इस मामले में कोई जांच शुरू हो गई है क्या? कोई एफआईआर वगैरह हो गई आपके खिलाफ? हाँ, जांच के लिए सर इन्होंने हेडक्वार्टर भेज दिया है। बाकी 99% जो मैंने मालूम किया कि ये वहाँ कुछ देखते नहीं है, ये सीधा एफआईआर दर्ज करते हैं सर। अच्छा, अभी एफआईआर नहीं हुई है? ठीक है, अभी एफआईआर दर्ज। ठीक। कपिल जी, जांच के लिए मामला आगे बढ़ गया लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई है अभी। देखिए, इस पर्टिकुलर जो अभी आप सिचुएशन है, आपको एक अपना बहुत डिटेल जवाब बनाना चाहिए और आप अपना जवाब, जो भी इन्वेस्टिगेशन इस ऑफेंस या इस मामले की जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आप उनको अपना पक्ष बहुत डिटेल में लिखित में उनको दें। आप उनको बताएं कि आपका इसके अंदर कोई लेना देना नहीं था, ना आपने किसी की डिमांड करी, ना आपको कोई पैसे की कोई आपने किसी से लिए। और आप अपने जो सारे साक्ष्य हैं, जो सारे एविडेंसेस हैं, वो सारे एविडेंसेस आप जो भी जांच अथॉरिटी कर रही है, दो लेवल पे हो सकता है इंटरनल पार्टिकुलर इंक्वायरी हो रही हो, ऐसा भी हो सकता है कि एफआईआर रजिस्टर हो। तो जो अपराध है, अपराध जो सेक्शन 7 है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, उसके अंदर अगर वो है तो आपको तब भी जो भी जांच कर रहे हैं, आपको उनको अपना लिखित में अपना पक्ष। ठीक है, तो एक डिटेल जवाब के साथ आप उन लोगों को अप्रोच करिएगा कमलेश जी, जहां ये असल में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बहुत शुक्रिया आपका कपिल जी, चर्चा में जुड़ने के लिए, राय देने के लिए, हमारे व्यूवर्स के सवालों का जवाब देने के लिए। तो आज लीगल हेल्पलाइन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।